ओम साथियों, आइए आज एक ऐसे देश के विषय में हम बात करेंगे जिस देश को आप एक रात के लिए किराए पर भी ले सकते थे। जी हाँ, सन 2010 से लेकर 11 तक आप एक ऐसा देश यूरोप महाद्वीप का जिसे आप किराए पर ले सकते थे और आप एक तरीके से उस देश के एक रात के लिए राजा बन सकते थे। वहां की सड़कों का नाम आपके नाम पर हो सकता था। हर चीज एक तरीके से किराए पर हो सकती थी। उनका एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि उन्हें किस तरीके से टूरिज्म को खींचना है। ये किस देश की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं लिंचेस्टीन देश की बात। एक बहुत छोटा सा देश जिसका नाम है लिंचेस्टीन। क्या नाम है? लिंचेस्टीन इस देश का नाम है। वो बहुत छोटा सा देश है और यही देश का वो था कि हम अपने आप को किराए पर दे देते हैं एक रात के लिए 50 से 60 लाख रुपए के बीच में, और उस देश की चाबी भी उस व्यक्ति को दी जाती थी। कहां की बात है? ये लिंचेस्टीन की बात है। तो अब हम वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, कंट्रीज को याद करने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम किस महाद्वीप तक पहुंचे हैं? हम यूरोप महाद्वीप को पढ़ रहे हैं और इटली स्विट्जरलैंड हम कर चुके थे। तो शुरुआत आज हमने की है लिंचेस्टीन से। अब लिंचेस्टीन के बगल में एक बहुत बेहतर साम्राज्य जो रह चुका है और इस पर उंगलियां भी उठती हैं कि विश्व युद्ध प्रथम और विश्व युद्ध द्वितीय के पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश का हाथ भी है। किस देश की बात कर रहे हैं हम? हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी देश की। हाँ, आज ये दोनों देश अलग अलग हैं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तक ये दोनों देश एक ही हुआ करते थे। एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य, और इसने एक अच्छे क्षेत्रफल में शासन भी किया है। और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में तो डायरेक्ट और द्वितीय विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया ही मुख्य रूप से जिम्मेवार रहा है। ऐसा क्या हुआ जी? प्रथम विश्व युद्ध इसके वजह से शुरू हो गया। उस समय तो ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साम्राज्य हुआ करते थे। देखिए, इनका सबसे जो घनिष्ठ मित्र था वो था जर्मनी। किसका? ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का जो सबसे घनिष्ठ मित्र था वो था जर्मनी। और एक साम्राज्य का और नाम सुना होगा, ओटोमन एम्पायर। उस विश्व युद्ध के बाद ओटोमन एम्पायर का भी पतन हो गया और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का भी पतन हो गया। ये क्यों हुआ? खैर, ये तो विश्व युद्ध जब आप पढ़ेंगे प्रथम तो उसमें समझ में आएगा, लेकिन हम डायरेक्टली थोड़ी थोड़ी बात समझ लेते हैं। क्या है? ऑस्ट्रिया और हंगरी एक साम्राज्य हुआ करता था। इनका एक घनिष्ठ मित्र था जर्मनी। इनका क्या कहना था? इनका कहना यह था कि आप जर्मनी और ऑस्ट्रिया में से किसी का भी युद्ध किसी के साथ हो, हम एक दूसरे का साथ देंगे। तो होता क्या है, 1914 में 28 जून को यहाँ के राजकुमार, आज के बोस्निया हर्गोविना, आप एक देश पढ़ेंगे आगे, यहां तक इस साम्राज्य का राज था। तो वे अपने साम्राज्य में घूमने निकले। उन्हें किसी ने कहा भी था कि अभी आप ना जाएं, डिस्प्यूट चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं माने और 1914 में ये यहां पर घूमने चले गए। तो जो सर्बियंस थे वो इनका विरोध कर रहे थे और उस विरोध में ये गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे थे उसी जगह, और वहां के किसी व्यक्ति ने इनको मार दिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के राजकुमार को मार दिया जाता है और एक महीने तक ऑस्ट्रिया प्रयास करता है कि आप हमारी शर्तों पर मान जाओ, अन्यथा बहुत बुरा आपको इसका परिणाम भुगतना होगा। और ये लोग उस चीज को नहीं माने, क्योंकि यहाँ जो सर्बियंस थे उनको सपोर्ट मिला हुआ था रसिया का। जो उस समय रसिया हुआ करता था, उस समय सोवियत संघ भी नहीं बना था। आगे चल के कहानी बनेगी। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सर्बियंस होते हैं और सर्बियंस को सपोर्ट कर रहा होता है रसिया। अब जब रसिया इनको सपोर्ट कर रहा होता है, ये ऑस्ट्रिया की कंडीशन एग्री नहीं करते। तो ठीक एक महीने के बाद, 28 जुलाई तक इंतजार करने के बाद, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य इस पर हमला कर देता है। क्योंकि
जर्मनी इसका मित्र था, तो जर्मनी भी इसके साथ हो जाता है। जर्मनी क्या करता है, बेल्जियम के मार्ग से फ्रांस पर हमला कर देता है, जिस कारण से ब्रिटेन भी फ्रांस और रशिया के साथ आ जाता है। क्योंकि सर्बियन थे, सोवियत संघ का, सॉरी उस समय रसिया का इसके साथ साथ था, रशियंस इनका सपोर्ट करते हैं और इन पर हमला करवाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से तमाम देश इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कारण क्या था, ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो साम्राज्य का राजकुमार था, उसकी मृत्यु वर्ल्ड वॉर प्रथम में ट्रिगर का काम करती है, जिससे ये भूचाल आ जाता है और ये युद्ध शुरू हो जाता है। और तकरीबन 4 साल चलने के बाद विश्व युद्ध प्रथम समाप्त होता है। उसमें इन देशों की हार होती है, और हार होने के बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दोनों देश अलग हो जाते हैं। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं, 1918 की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी की बात कर रहे हैं। हमने ऑस्ट्रिया को ये इल्जाम भी दिया भी कि द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे भी इसका कारण था। खैर ये कमजोर हो जाता है, लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा कि जो अभी हमने हिटलर नाम पढ़ा है जर्मनी में, वह जर्मनी का शासक जरूर था, लेकिन उसका जन्म जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया में ही हुआ था। कहां पर हुआ था हिटलर का जन्म, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और यही कारण से मैं कह रहा हूं कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन मुख्य कारण विश्व युद्ध द्वितीय का ऑस्ट्रिया ही है। क्योंकि आप नायक कह लीजिए, खलनायक कह लीजिए, प्रमुख किरदार विश्व युद्ध द्वितीय का हिटलर ही हुआ था, जो जर्मनी का शासक था। वो कहां से निकल कर गया था, ऑस्ट्रिया से निकल कर गया था। हम हिटलर के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं जब हम जर्मनी पढ़ रहे थे। खैर आगे हम इसकी बात करेंगे। तो ऑस्ट्रिया देश के लिए ऑस्ट्रिया के विषय में एक चीज और आती है निकलकर कि सबसे पुराना ऐसा जू जो आज तक चल रहा हो वो कहां पर है। पूरी दुनिया में एक ऐसा जू जो आज तक रनिंग में हो, चल रहा हो, लोग वहां पर जू में एंजॉय करने जाते हो, जानवर देखने जाते हो, तो वो टाइगर गार्डन करके है ऑस्ट्रिया देश में। कहां पर है, ऑस्ट्रिया में है। अभी आपने एक सॉफ्ट ड्रिंक अक्सर पीते हुए किसी को देखा होगा या पिया होगा, खैर मैंने तो कभी नहीं पी, एक रेडबुल के नाम से एनर्जी ड्रिंक आती है, वो भी उत्पत्ति ऑस्ट्रिया से हुई है। कहां से हुई है, ऑस्ट्रिया देश से हुई है। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं हंगरी को। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं हंगरी के विषय में। यहां पर एक शहर है जिसको स्पा शहर के नाम से भी जाना जाता है। स्पा शहर उसको क्यों कहा जाता है, स्पा शहर इस वजह से कहा जाता है कि वहां पर तकरीबन 100 से अधिक झीलें प्राकृतिक रूप से गर्म पानी देती हैं। कहां पर है वो हंगरी देश में है। हंगरी देश का भारत के साथ भी पुराना संबंध रह चुका है। तकरीबन 1926 में भारत के एक ऐसे कवि जिन्होंने वहां पर एक ऐसी चीज बनाई जो आज भी वहां पर उपस्थित है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के कवि रह चुके, महान कवि रह चुके रविंद्रनाथ टैगोर जी 1926 में हंगरी जाते हैं घूमने और एक पेड़ लगाकर आ जाते हैं। उस पेड़ को आज भी वहां पर टैगोर ट्री के नाम से जाना जाता है। कहां पर, हंगरी देश में। और साथ में उनकी स्मृति भी वहां पर बनी हुई है। हंगरी के लोग भारत के लोगों को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं और उनका सम्मान करते भी। आपको यह भी जानकर अचंभा होगा कि जो यहाँ की अपनी लैंग्वेज है, कहा यह जाता है वह लैंग्वेज
भारत की अपनी जो शुरुआती लैंग्वेज है, जिसको हम संस्कृति कह देते हैं, उससे बहुत मेलजोल मिलता है। कहाँ का? हंगरी का। और सबसे कठिन लैंग्वेजों में से एक है। कहाँ की भाषा? हंगरी की भाषा। आपने बच्चों को एक रूबिक क्यूब्स खेलते हुए देखा होगा। जो क्यूब्स होती हैं कि इधर रेड कलर आ जाते हैं, इधर ग्रीन कलर, सबको मतलब एक ही कलर को एक साइड में लाना होता है, उनको रूबिक क्यूब्स कहा जाता है। उसका आविष्कार कहां से होता है? उसका आविष्कार हंगरी से होता है। कौन से देश से? हंगरी से होता है। चलिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं एक देश और। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक ऐसा देश जो अभी 1993 में आजाद हुआ, एक दूसरे से अलग हुआ, और अलग इतने प्यार से हुआ कि वहां पर वेलवेट रेवोल्यूशन और वेलवेट डाइवोर्स के नाम से उन्हें बड़ी सुप्रसिद्धि मिली कि क्या इस तरीके से भी दो देश अलग हो सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं चेक स्लोवाकिया। आज की तारीख में चेक स्लोवाकिया कहीं पर कोई नाम नहीं है, क्योंकि 1993 में ये दोनों देश अलग अलग हो चुके थे। हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं चेक स्लोवाकिया की, जो 1993 में ये अलग हुआ और एक देश बना चेक रिपब्लिक और एक देश बना स्लोवाकिया। कौन से देश से दो देश बने? चेक रिपब्लिक और चेक स्लोवाकिया। जी हां, यही वो दोनों देश हैं जो वेलवेट रेवोल्यूशन और वेलवेट डाइवोर्स के नाम से यहां पर ये चीजें बड़ी प्रसिद्ध हुई। वेलवेट रेवोल्यूशन का मतलब था कि यहां पर एक यहाँ के राजा के विरोध आम जनता ने सड़क पर उतरकर बिना दंगा करे, बिना लड़ाई करे, बिना झगड़ा करे एक विरोध रजिस्टर कराया कि हम विरोध करने आए हैं और आप गद्दी छोड़ दीजिए और हम अलग अलग होना चाहते हैं। वेलवेट डाइवोर्स क्या कहलाया? कि बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के एक ऐसे एग्रीमेंट पे साइन हुआ कि हम प्यार से एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। और 1993 में बिना लड़ाई, बिना झगड़े के ये दोनों देश अलग हुए। कौन कौन से? चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, कि चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे साम्राज्य की, कह लीजिए, या एक ऐसे देश की, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ का भी निर्माण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में एक ऐसे देश का निर्माण हुआ जिसे यूगोस्लाविया कहा गया, जिसका नाम ही यूगोस्लाविया था। किंतु वह भी आगे चलकर इस तरीके से बिखर जाता है जिस तरीके से सोवियत संघ बिखरता है। और उसके पीछे मुख्य कारण क्या होते हैं? मुख्य कारण वही होते हैं जिस प्रकार भारत के अंदर है, क्या विभिन्न धर्मों के लोग वहां पर रहा करते थे, विभिन्न जातियों के लोग वहां पर रहा करते थे, और विभिन्न समुदाय के लोग वहां पर रहा करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत तो बना हुआ है और ईश्वर की कृपा से बना भी रहेगा, लेकिन यूगोस्लाविया नहीं बन पाया। कारण था कम्युनिस्ट सोच, कम्युनिज्म का वहां पर होना। एक व्यक्ति जिनको कहा जाता है कि वे वहां के एक तरीके से गोल्डन पीरियड भी उनका कह सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं और कुछ समय के बाद वो वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, जिनको जोसेफ टीटो के नाम से जाना जाता है। अगले लेक्चर में हम उनके विषय में जरूर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे इन देशों के विषय में कि कौन कौन से देश उनसे अलग हुए। और इसके बाद अब हम और ये भी पढ़ेंगे सिकंदर द ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो भी यूरोप के इन्हीं देशों में से आया था। आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, हम आपको बताएंगे मदर टेरेसा किस देश से, यूरोप के किस देश से आई थी, वो भी यहीं से आई थी। अगले लेक्चर में हम इस विषय में बात करेंगे।